कुछ ना कुछ ये टॉपिक में से ये टॉपिक में से ये टॉपिक में से कुछ इंटीग्रेट कर दिया। अरे गेटिंग? स्टार्ट हैबिट लगा देना खुद को कि मुझे इसमें से पढ़ना है, मुझे इसमें से समझना है ये टॉपिक क्या है। अरे गेटिंग? तो साइमल्टेनियसली मुझे पता है उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, नॉट वेरी मच। अब तुम लोग भाई वेरी मच बता दोगे तो हम करें या नहीं करें? ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम लोग है ना, हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग करा के देंगे आपको कि कैसे इजी वे में उसको स्टडी करना है, बट एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। ओके, नीट जेईई दोनों भी नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, सबको पता है। व्हाट इज बाय नेगेटिव मार्किंग? हम बोलेंगे अगर एक करेक्ट गया दूसरा रॉन्ग गया तो जो करेक्ट गया उसका भी मार्क्स कट होगा, बराबर है ना? जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क उसका भी लेस हो जाएगा। तो इतना प्रिसाइज हमें होना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, इतना एक्यूरेटी हमारे में आनी चाहिए कि नहीं ये आंसर जो मार्क कर रहा हूँ ये एकदम परफेक्ट है, ये पक्का है। तुक्का लगाना, वहाँ पे तुक्का अपने को बहुत महंगा होगा। ओके, सो प्लीज सी दैट कि हमारा सिलेबस एकदम पक्का हो जाए, हमारे सब्जेक्ट पक्का हो गए। नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे मैंने बोला इंटीग्रेटेड का सोच लो, टाइम सेव कर दो और मैक्सिमम टाइम स्टडी करो। अब अपना ये केमिस्ट्री ऐसा है ना, पीसीएम लो पीसीबी लो, इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल, सब जगह पे मेरे को स्टेबल कर दिया इसने। मेरे को तो इतना पता चल गया कि भाई ग्रुप केमिस्ट्री को तो छोड़ना ही नहीं है, पढ़ना ही है। और केमिस्ट्री ऐसा इजी कुछ है ही। ओके, अब बोलो कि भाई हर कोई आके ऐसे ही बोल के जाता है मैथ्स वाला बोलेगा मैथ्स जैसा इजी कुछ नहीं, बायो वाला बोलेगा अरे बायो जैसा कुछ भी नहीं है। बट आप रियलाइज हो जाओगे, आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे, जब सॉल्विंग करोगे तो आपको पता चलेगा यस इट्स वेरी इजी। समझ में आ रहा है? आपको लेसन नंबर 1 अच्छे से समझा है, दोस्त हु वर देयर फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, जो मेरे पहले लेक्चर से था उसको आई होप सब कुछ समझा रहेगा। यस, वेरी नाइस। तो अभी सेकंड लेसन स्टार्ट किया हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। यस, कैन एनीवन प्लीज स्टैंड अप? Chemistry. Very nice. क्या बोला उसने? It is a branch of chemistry. भाई केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे तो branch of chemistry रहेगा. Okay. It is a branch of chemistry which deals with the study of separation, identification और क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या है, कितना है, ये दो चीजें को पढ़ना है, एनालिसिस करना है। किसका एनालिसिस? मैडम का, स्टूडेंट का, किसका? सब्सटेंस का, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करना है, केमिकल सब्सटेंस का एनालिसिस करना है। ओके, तो एनालिसिस करना है, सेपरेशन करना है। तो ये क्या होता है ये हमें देखना है। ये लेसन के अंदर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एनालिसिस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? यस, कैन एनीवन? कैन एनीवन? क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लीज ट्राई फर्स्ट, स्टैंड अप। Very nice. Presence or absence of elements in a compound. Whether that element is present or not. Present है या absent है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव। Then quantitative analysis में हम क्या करते हैं? Can anyone first? Yes, quantitative analysis में हम क्या करते हैं? बोलो बोलो, किसी भी बताओगे चलेगा, चलो बोलो। Yes? वेरी गुड। क्या बोला उसने? प्रोपोर्शन कितना है, वो कंपाउंड के अंदर कितना प्रोपोर्शन है, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कितना है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, ये फाइंड आउट करते हैं हम किसमें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो हमने ये दो टर्म देखे थे, एनालिसिस कैसे करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिर हमने देखा था व्हाट आर द केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कितने मेथड थे? 2। व्हाट आर दोस? यस, फर्स्ट कौन से 2 मेथड थे? वेरी नाइस, ड्राई मेथड, वेट। अच्छा, ड्राई मेथड में क्या करते थे हम लोग?
वेरी नाइस, विदाउट डिसॉल्विंग। हम क्या कर रहे थे, वो जो भी कंपाउंड लिया है उसको डिसॉल्व किए बिना एनालिसिस कर देते थे, तो उसको बोला हमने ड्राई मेथड। सेकंड मेथड क्या था बेटा? हाँ, ड्राई मेथड। दूसरा मेथड क्या था? बोलो। वेट मेथड। वेट मेथड में क्या कर रहे थे हम लोग? बोलो बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो। किसमें मिक्स करते थे? मैडम के साथ। ओके, डिसॉल्व करते थे हम लोग कोई भी चीज के साथ, मतलब कोई सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करते थे, डिसॉल्व करके फिर एनालिसिस करते थे। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बोला था, सॉल्ट, नमक, मैंने डायरेक्टली लिया, टेस्ट किया। ओके, तो ये ड्राई मेथड हो गया। अब मैंने पानी के अंदर उसको मिक्स किया, डिसॉल्व कर दिया, फिर टेस्टिंग किया, तो वेट मेथड हो गया। बराबर है। सो हमने देखा था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए व्हाट आर द केमिकल मेथड्स, तो ड्राई मेथड, वेट मेथड। फिर हमने ये भी देखा था कि इसके लिए क्या apparatus यूज करते हैं हम लोग। बराबर है। क्या क्या apparatus था एनालिसिस करने के लिए? टेस्ट ट्यूब, वेरी नाइस। नेक्स्ट, इवेपोरेटिंग डिश, स्पॉट प्लेट, बीकर, क्रूसिबल, वेरी नाइस। ओके, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस। यस, उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द केमिकल मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग कितने टाइप के सब्सटेंस को हम लोग एनालिसिस करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेरी नाइस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं? यस, कैन एनीवन? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, यस प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कि तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। और क्या करते हैं? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वी डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप, वो पर्टिकुलर कंपाउंड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वेदर इट इज अल्कोहल, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हम डिटरमाइन करते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी नाइस। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम किस चीज का एनालिसिस करते हैं? यस, कैन एनीवन फर्स्ट? कैन एनीवन? यस प्लीज। वेरी नाइस, कैटायनिक एनायनिक स्पीशीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको कंपाउंड देगा, सपोज NH4 SO4 है, अमोनियम सल्फेट। क्या है हमारे पास? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंदर NH4 प्लस कैटायन है, सल्फेट एनायन है। तो whether that particular cation क्या कंटेन करता है, मतलब whether that particular कंपाउंड क्या कंटेन करेगा, कौन सा कैटायन कंटेन कर रहा है और कौन सा अनायन कंटेन कर रहा है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, उसके बाद देखो हम लोग ये दो मेथड देखने के बाद हम देख रहे थे साइंटिफिक नोटेशन। ये सब तो हमने पॉइंट वाला सीखा था, ये साइंटिफिक नोटेशन कैसे देना है। अगर मेरे पास 60222 ऐसा कुछ तो है, ओके, तो हमें उसको 1 पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं, मतलब एक डिजिट के बाद हम पॉइंट देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं 10 रेज़ टू पावर के टर्म में हम, जो 10 रेज़ टू पावर होता है बेटा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट वाले 10 रेज़ टू पावर में कैसे कन्वर्ट करने का ये हमने सीख लिया था और उसी में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये टर्म्स देख लिए थे। बराबर। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक देखना है, व्हाट इज मीन बाय प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या होता है? प्लीज ध्यान दो मेरे पास। प्रिसीजन, एक्यूरेसी। सी, हाँ, जैसे कि सपोज एक बंदा है, ओके, अभी ये सर्कल है, ठीक है, और उसको क्या करना है, ये पॉइंट में नेम लगाना है, ठीक है। अब कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है देखो, ये हमारा मेन एम है। अब एक बंदा था, वो क्या कर रहा था, क्या बोलते हैं वो उसको, जो एरो मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो गेम रहता है ना एरो मारने का, क्या बोलते हैं? अच्छा, जो भी रहेगा, ओके। तो अभी जो पॉइंटर मार रहा है उसका मेन एम है यहाँ पे मारना है, बराबर है। बट एक बंदा वो कैसे मार रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसा मारना है।
अब एक बंदा है वो क्या कर रहा है, बार बार मार रहा है पर यहीं पे आ रहा है, इसके आसपास ये पॉइंट। अरे बेटे ओके, अब एक बंदा ऐसा है कि जो क्या कर रहा है, बार बार इसके नजदीक मार रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या मैंने बोला? देखो यहाँ पे मेन एम तो ये है, और ये बंदे ने कहा प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है। जैसे कि ये बंदा ऐसा था, ये एक्यूरेट भी नहीं था, प्रिसाइज भी नहीं था। क्या मैंने बोला? एक्यूरेट भी नहीं था, प्रिसाइज भी नहीं था। ये एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज जरूर है, गलती कर रहा है और बार बार सेम जगह पे, सेम पॉइंट पे ही गलती आ रहा है। मतलब वो कैसा है, अपना जो भी मेथड फॉलो कर रहा है वो कैसा है, प्रिसाइज है। कैसा है? प्रिसाइज। आगे रेटिंग, व्हाट इज द प्रिसाइज एक्यूरेट? तो ये कैसा है, प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। अब ये बंदा देखेंगे, ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। ये कैसा है, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, और एकदम ये पॉइंट पे आया तो ये भी सेम हो गया, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट सेम ही चीज हो गया। ओके, तो हमने क्या बोला, ये कैसा था, प्रिसाइज एक्यूरेट दोनों था? नहीं, प्रिसाइज भी नहीं, एक्यूरेट भी नहीं। ये कैसा था, प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ये कैसा था, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। समझ में आ रहा है? देखो अभी जैसे ही हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग ने देखा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते वक्त मुझे कुछ रीडिंग मिलता है। ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे क्या मिल रहा है, 9.8, मेरा मेन रीडिंग क्या है, 9.8 मिलना चाहिए। ओके, बट मुझे मिल रहा है 9.8, कभी कभी 9.7, कभी 9.6, कभी 9.9, आसपास मिल रहा है। ओके, तो हम बोलेंगे ये कैसा है, एक्यूरेट, प्रिसाइज है। ओके, अगर मेरे को ऐसा मिला 9.8 है तो मुझे कभी मिला 9.1, फिर कभी मिला 8.0, 8.8, कभी मिला 7.9, ये एक्यूरेट प्रिसाइज है? ना ही ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो राइट डाउन। Okay, put a heading, precision and accuracy of measurement. देखा? और एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी क्या होता है। जैसे अभी देखो मुझे कुछ वेट चेक करना है, ठीक है? अब वेट चेक करना है तो मैंने क्या किया, 1 ग्राम सपोज, अब इतना सा गोल्ड लिया है और उसका वेट समथिंग कुछ है 1.2397 ग्राम, ठीक है? अब कुछ कुछ मशीन है ना डायरेक्टली 1 ग्राम 2 ग्राम ये दिखाता है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। अब एक ऐसा मशीन था उसने कितना वेट दिखाया इसका, 1 ग्राम। और एक थोड़ा मतलब अच्छी जगह पे गए तो उधर पे मशीन था वो थोड़ा सा एक्यूरेट था तो उसने दिखाया 1.2 ग्राम, बट 1.2 है क्या? फिर नेक्स्ट अच्छा वाला मशीन था तो उसने कितना दिखाया, 1.2397, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू था। ओके, तो एक्यूरेसी मतलब क्या, हमने बोला कि जो नियरेस्ट जा रहा है ट्रू वैल्यू के पास, किधर जा रहा है, ये जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसके नियरेस्ट मिलना, दैट इज एक्यूरेट। समझ में आ रहा है? ओके, राइट नाउ पुट अ हेडिंग, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। लिखा आपने? लिखना, एम ऑफ एनी मेजरमेंट
टेक्स्ट बुक ओपन रखोगे चलेगा। पेज नंबर 50। Aim of any measurement is to get the actual value. Is to get the actual value called as true value. देखो हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे ऐसा लिख के रखो। नियरनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट कब बोलेगा, जब वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है तब हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट है। एरर कब होगा, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेट उतना कम एरर, जितना ज्यादा एक्यूरेट उतना एरर कम, जितना कम एक्यूरेट उतना एरर ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? देखो एक्यूरेसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। अभी मैंने समझाया था लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट जैसे हमने बोला था 1.2397, तो जो 1.2 दिखा रहा है तो उसमें क्या है 0.0397 का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये लिस्ट काउंट होता है। तो हम बोलेंगे एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट, राइट काउंट। लिस्ट काउंट में क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी that can be measured, smallest quantity that can be measured। ये क्लियर था एक्यूरेसी प्रिसीजन वाला, ये क्या बताया था? राइट ऑन दिस डाउन क्या लिखा, ये एक्यूरेसी इज इक्वल टू लिस्ट काउंट, दैट इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब कितना एरर हुआ है। ट्रू वैल्यू था 9.8 और ऑब्जर्व कितना हुआ 9.9, तो 9.9 माइनस 9.8, सो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। कितने 0.1 का एरर आया। अरे गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालेगा एब्सोल्यूट एरर? जो भी हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है, जैसे 9.9 आया और हमारा ट्रू वैल्यू कितना था 9.8, so 9.9 minus 9.8 that is 0.1। अरे गेटिंग,
चलो राइट डाउन एब्सोल्यूट एरर. Done? चलो नेक्स्ट हम देखो रिलेटिव एरर क्या होता है. देखो ये हमने कैलकुलेट किया एब्सोल्यूट एरर, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू किया. व्हाट इज रिलेटिव एरर? जितना एब्सोल्यूट एरर आया, जैसे कि अभी केस मैंने क्या बोला था, जैसे ट्रू वैल्यू की ऑब्जर्व वैल्यू कितना था 9.9, ट्रू वैल्यू कितना था 9.8, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू कितना, ऑब्जर्व एरर कितना आया था हमारा, एब्सोल्यूट एरर कितना आया था 0.1. अब मुझे क्या करना है, अगर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यू विल गेट रिलेटिव एरर. समझ में आ रहा है? हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे इसके. वेरी क्लियर इधर तक? चलो राइट डाउन दिस फॉर्मूला रिलेटिव एरर. देखो रिलेटिव एरर खत्म हो गया हमारा. रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. अब नेक्स्ट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन. अब धीरे-धीरे समझेगा, ये सारा न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाला है. इन द लास्ट लेक्चर ओनली आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने को क्या करना है, न्यूमेरिकल. सी एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, और देखो ये मैंने मॉड्यूलस के अंदर लिखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन. अब ये मीन कैसे निकालना है, मतलब तीन क्वांटिटी है तो तीन क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको ऐड करोगे डिवाइड बाय 3 करोगे, लाइक दैट. ओके वी कैन फाइंड आउट मीन. सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन करोगे यू विल गेट एब्सोल्यूट डेविएशन. अगर मुझे रिलेटिव डेविएशन चाहिए तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 करोगे. ये हमें न्यूमेरिकल में समझ में आएगा ज्यादा से, खाली आप फार्मूला लिख के रखो. चलो लिखो दो फार्मूला. देखो फटाफट सबका हो गया लिख के. चलो न्यूमेरिकल नंबर 1 टेक्स्ट बुक बंद कर दो. अब अच्छे से सुनना, हाँ क्वांटिटी को अच्छे से सुनना है आपको, फिर हम लोग गिवन लिख लेंगे. देखो क्या बोला है, इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सैंपल. कितना ग्राम है, 10 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का सैंपल. ठीक है, देखो जैसे जैसे समझ रहे हम लिखते हैं ना. 10 ग्राम हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का
सैंपल है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है। ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डेटा, मतलब इसका डिकम्पोज हो रहा है और क्या क्या देता है हमें। द सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना है 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एंड एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन इन क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन का एक्चुअल मास, जो भी उसका एक्चुअल मास है ऑक्सीजन का सैंपल के अंदर कितना है वो 3.92 ग्राम, कितना है, मतलब हमें सैंपल के अंदर इतना मिल रहा है बट एक्चुअल में कितना है 3.92 ग्राम। इतना क्वेश्चन समझा, आगे रीड करते हैं। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर। कर सकते हो, हमारा ट्रू वैल्यू ये है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है, वेरी सिंपल। देखो क्या बोला मैंने, एक बार वापस रिपीट करते हो। 10 ग्राम पोटेशियम क्रोमेट का सैंपल है, वो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। अब अगर वो 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है बट एक्चुअल में सैंपल के अंदर ऑक्सीजन कितना है 3.92 ग्राम, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, ये सच्चे वाला है, उतना अपने को है ही उसके अंदर, और जो हमको मिल रहा है दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो आंसर मिल जाएगा आपको। फिर आप क्या करोगे रिलेटिव एरर के लिए, जो भी एब्सोल्यूट एरर मिला डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। चलो फाइंड आउट करो, टेक्स्ट बुक बंद रखोगे, लिख के रखना प्रॉब्लम 2.5, प्रॉब्लम 2.5 लिखा। अब गिवन में क्या लिखोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन लिखो, गिवन गिवन ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, कितना है 3.8 ग्राम, लिखो 3.8 ग्राम इज इक्वल टू 3.8 ग्राम। नेक्स्ट लिखो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू बोलो या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, ट्रू वैल्यू कितना है 3.92 ग्राम। अब फॉर्मूला लिखो और फाइंड आउट करो। कितना है आंसर 0.12 प्लस है या माइनस है, तो वो कौन बोलेगा, मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रू वैल्यू से माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, लोअर वैल्यू मिल रहा है। लिखो माइनस माइनस 0.12 माइनस, चलो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। नाउ फाइंड आउट रिलेटिव एरर। वेरी नाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला सम समझ गया है, हमने बोला था कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड सैंपल है, वो डिकम्पोज हो रहा है एंड वी आर गेटिंग 3.8 ग्राम ऑफ O2, एक्चुअल मास ऑफ O2 इज 3.92 ग्राम। तो हमने देखा यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करना है, ये सबको समझा। अब देखो किसी किसी को कैलकुलेशन का प्रॉब्लम रहेगा, प्लीज प्रैक्टिस इट, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा ही। ओके चलो आगे देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन समझो। हाँ मेरे पास 3 आइडेंटिकल सैंपल है, आई एम हैविंग 3 आइडेंटिकल सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। चलो वही समझते हैं, 3 आइडेंटिकल सैंपल है पोटेशियम क्लोराइड के, बट तीनों को डिकम्पोज किया और जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है
जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसका मास है 3.87 ग्राम। एक सैंपल से मिल रहा है 3.95 ग्राम, एक सैंपल से मिल रहा है 3.89 ग्राम। और मुझे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। एक सैंपल है पोटेशियम क्रोमेट का, डिकम्पोज हो रहा है, ओके, मतलब तीन अलग अलग सैंपल है सेम पोटेशियम क्रोमेट के, पर इसका डिकम्पोजिशन क्या है। सपोज अभी ये तीन स्टूडेंट है तो इसने पोटेशियम क्रोमेट का डिकम्पोजिशन किया है, इसने किया है, इसने किया है। अब इनको जो मिला है ऑक्सीजन वो कितना है 3.87 ग्राम, इनको जो मिला ऑक्सीजन वो कितना है 3.95 ग्राम, और उनको जो मिला है वो कितना है 3.89 ग्राम। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसके अंदर एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है, तो मुझे पहले एक सैंपल का एक चार्ट बनाना होगा। ओके, देखो कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे यहाँ पे पहले तो इसका मीन निकालो, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन निकालना है, तो पहले तो ये वैल्यू का मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3। चलो 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 डिवाइडेड बाय 3 मीन मिलेगा। सुनो, हाँ बाद में करते हैं, रुको। हाँ, अब मेरे पास चार्ट बनाना है मुझे। दिस इज सैंपल नंबर 1 2 3। इसका हमने ऑब्जर्व वैल्यू कितना दिया है 3.87 ग्राम, इसका कितना है 3.95 ग्राम, और इसका कितना है 3.89 ग्राम। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन, अब एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। इतना इधर जितना भी मीन आएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, तो इधर पे आंसर लिखोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, जो आंसर आएगा उधर लिखोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, आंसर जो आएगा इधर लिखोगे। समझ में आ रहा है। देखो यहां तक होने के बाद ये मुझे सब सैंपल के लिए एब्सोल्यूट डेविएशन मिल रहा है। फिर मुझे क्या चाहिए, देखो रिलेटिव डेविएशन के लिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो जो भी इधर पे क्वांटिटी मिल रहा है वो तीनों का मीन निकाल लो, so you get mean absolute deviation। अब mean absolute deviation मिलने के बाद जो भी मीन है, so relative deviation is equal to जो भी mean absolute deviation मिला divided by mean कर दो into 100। अब किसी को ऐसा ऊपर से चला गया, क्या बोला पता नहीं, एक बार वापस करो। देखो मैंने क्या बोला, जैसे तीन स्टूडेंट है, तीनों ने पोटेशियम क्रोमेट का डिकम्पोजिशन किया। अब इनको जो ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी मिला है वो कितना है 3.87 ग्राम, इनको जो मिला है वो 3.95 ग्राम, और इनको जो मिला है वो 3.89 ग्राम। कितना समझा? मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। अब एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। अब मीन कैसे निकालना है, जो भी तीनों की क्वांटिटी है ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, यू विल गेट मीन। फिर मुझे क्या करना है, एक चार्ट बना देना है, सैंपल 1 2 3, तीन ही सैंपल है। फिर यहाँ पे लिखोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या निकालोगे एब्सोल्यूट डेविएशन, जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है माइनस मीन, इधर निकालो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। फिर ये तीनों का मीन निकालो, ये जो भी तीन क्वांटिटी आएगा उसका यहाँ पे मीन निकालो, सो दैट विल बी द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। समझ आएगा? फिर आपको क्या करना है, रिलेटिव डेविएशन निकालना है, तो जो भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यहाँ पे आया आपको डिवाइडेड बाय मीन कर दो इनटू 100। समझा? चलो राइट ऑफ कैसे लिखोगे, प्रॉब्लम 2.6, क्वेश्चन नहीं लिखा के देगा, खाली गिवन लिख लेते हैं। The three identical sample of, देखो 3 identical sample of potassium chlorate identical sample of potassium chlorate are decomposed and the mass of oxygen is determined to be the mass of oxygen will be determined
mass of oxygen is determined to be very good, 3.87 gram, comma 3.95 gram, comma 3.89 gram. चलो तो फिर पहले मीन निकालो, लेट्स से कितना आता है वैल्यू, कैलकुलेट द मीन. Very nice, 0.05 gram. Next 3.89 है, कितना आएगा? 3.90 है. Yes. Very good. चलो और फिर यहाँ पे लिखो mean absolute deviation, नीचे लिखो mean absolute, note down, mean absolute deviation. चलो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3. चलो कैलकुलेट करो. चलो फास्ट. कितना आया? 0.003. एक्चुअली हम लोग ऐसा मॉड्यूलस के अंदर लिखते थे ना, इसके लिए इसको बोलते हैं प्लस माइनस 0.00, प्लस माइनस 0.03. अब निकालो रिलेटिव डेविएशन. क्या करोगे? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है? 0.03 डिवाइडेड बाय मीन कितना है? 3.90 into 100. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? दोनों टर्म्स क्लियर हो गए? देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना सीख लिया बेटा? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन. समझा? ये तीनों चारों टर्म समझा मैं. ओके, और इसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देख लिया कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है. ओके चलता है. अभी आगे जाते हैं. क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और आपको एक फिगर दिया जाएगा और पूछेगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. क्या मैंने बोला? सिग्निफिकेंट फिगर. अब देखो कैसा है, जैसे कि तो सबका हो गया ये. ये नंबर दिए जाएंगे ऐसे कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि 4.0695 मीटर, 0.32 ग्राम, 4.02 × 10⁻⁴ किलोमीटर, 0.02 सेकेंड, ऐसा कुछ तो क्वांटिटी हमें दिया रहेगा. और पूछेगा इस क्वांटिटी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालना है? आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो. ओके, उसके लिए कुछ रूल्स है. देखो रूल समझना है हमें. There are 5 rules. कितना रूल है? 5 रूल. देखो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे आप लोग. 5 रूल. पेज नंबर 16 मिला? Yes or no? Yes. देखो पहला रूल, all non-zero digits are significant. Example 1 to 7.3
0.34 ग्राम कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि देखो मेरे पास क्या है 127.34, ये सारे नॉन जीरो है, जीरो है क्या इसके अंदर? अगर नॉन जीरो है तो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब ये क्वांटिटी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? समझा पहला रूल? नॉन जीरो है तो सारे के सारे काउंट करने का वो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले हमें? 5। क्लियर? तो दैट इज 1 2 7 3 4 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा रूल नंबर 1 समझा? रूल नंबर 2, all zero between two non-zero digits are significant। देखो हाँ, जैसे कि सपोज अब ऐसा है 120.007, पहला डिजिट लास्ट डिजिट नॉन जीरो है, तो उसके बीच में अगर जीरो रहेगा तो वो भी सारे क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट ही रहेंगे। क्या मैंने बोला? पहला डिजिट और लास्ट डिजिट अगर नॉन जीरो है तो अगर जितने भी बीच में जीरो आने दो तो वो सारे सिग्निफिकेंट ही काउंट करने का। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? वेरी नाइस, 1 2 3 4 5 6। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? रूल नंबर 2 समझा? अगर एक भी नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है तो डायरेक्टली सारे सिग्निफिकेंट है। अगर पहला डिजिट लास्ट डिजिट नॉन जीरो है तो भी क्या है? सारे सिग्निफिकेंट है। चलो दो रूल समझा। तीसरा रूल, zeros on the left of the first non-zero digit are not significant. Such a zero indicate the position of decimal point. For example, 0.025। देखो हाँ, अभी मेरे पास क्या है? 0.025। तो पहला जीरो है, ये वाला जीरो, तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा? खाली 2। कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा? खाली 2। समझ में आ रहा है बेटा? Yes or no? Okay. तो हमने क्या बोला? Zeros on the left of the first non-zero digit। मतलब अगर ये non-zero digit पहला है हमारा, उसके लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? खाली 2। समझ में आ रहा है? Yes or no? Next देखो 0.005 कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उसके अंदर? एक ही रहेगा। जैसे इसके अंदर मुझे बताओ कितना रहेगा? 0.0। फोर्थ रूल, यस कैन एनीवन? जोर से रीड करोगे? चलो रीड करो। अगर मशीन में आपको ऐसा लिख रहा है 0.400 ग्राम, बराबर, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। हम क्या बोले? पहला अपना ये है, उसके लेफ्ट साइड वाले को काउंट नहीं करने का, बट राइट साइड में 2 जीरो दिख रहा है, ये उसको काउंट करने का। क्यों? क्योंकि वो मशीन की एक्यूरेसी है कितना? 0.001 तक। कितना डिजिट तक? जैसे मैंने आपको मशीन का एक्यूरेसी बताया था, 1.2 वाला सोने का एग्जांपल बताया था, गोल्ड का 1.23 नहीं सर। कोई मशीन की एक्यूरेसी कितना थी? एक डिजिट तक, 1.2 तक दिखाएगा। कोई मशीन 1.23 दिखाएगा और कोई मशीन 1.239 सर, मतलब उसकी एक्यूरेसी कितना है? 4 डिजिट तक है। तो अगर ऐसा केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? 3। वेरी क्लियर? ओके, आगे करते रहो। फॉर एग्जाम्पल 0.400 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद द मेजरमेंट The measurement here indicated that it is made on weighing machine having list count of 0.001। हाँ ठीक है। Significant figure
अगर 400 है 400 3 है पक्का पक्का 400 ग्राम बोला तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही है। ये एक ही है ना, पीछे 0 है ना, तो छोड़ दो उसको। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। अगर 400 को मैं ऐसा लिख रही हूँ 4.0 into 10⁻²। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 कितने हैं? 2 कितने हैं? 2। अगर मैं ऐसा लिखूं 4.00 into 10⁻², तो कितने हैं? 3। समझ में आ रहा है? एक ही नंबर है ना, 4.0 लेने दो, 4.00 लेने दो, बट हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट के बाद जितने भी रहते हैं वो एक्यूरेसी बताते हैं, वो मशीन का, वो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बताते हैं, इसके लिए वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। In the number written in the scientific notation, all digits are significant. For example, 2.035 into 10⁻²। इसके पास कितने रहेंगे? 4। 2.035 मतलब 4 रहेगा। And 3.25 10⁻5 has 3.25 मतलब 3। चलो अभी इसका बताओगे, टेक्स्ट बंद कर दो। चलो फर्स्ट, यस, कैन एनीवन? हाँ, एक मिनट, अभी कॉमन आंसर नहीं। हाँ, चलो पहला वाला है 4.06695 है, तो 65 है। अच्छा ठीक है, 695 है। हाँ, यस, कैन एनीवन? हाँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। वेरी गुड। कितने हैं? चलो नेक्स्ट 0.32 ग्राम। यस, वेरी गुड। कितने रहेंगे? लेफ्ट वाला काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट 57.98। यस, कैन एनीवन? यस, वेरी गुड। कितना है इसके अंदर? 0.02। यस, कितना रहेगा? हाँ, अभी ऐसा तो 2 3 1 2 4 ऐसा बोलते जाते हैं, पक्का। लेफ्ट वाले काउंट नहीं करना है, तो ये कितना है? 1। समझ आ रहा है? नेक्स्ट 4.0 into 10⁻⁻4 कितने हैं? 2। वेरी गुड। कितना है? 2। 604.0820 किलोग्राम। पक्का 6 या 7? 7 सारे काउंट करना है, बराबर? 7। नेक्स्ट 307.100। वेरी गुड। कितने हैं? 6। आई होप सबको समझा होगा। इसके अंदर कितना था? 7, इसके अंदर था 6, इसके अंदर था 2। सबको समझा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? पक्का? चलो राइट डाउन, पुट अ हेडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मैं रूल्स नहीं लिखा के दे रही हूँ, ओके? आपको खाली सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग डालना है, बराबर? तो हमने क्या बोला? 3 पॉइंट, अब आगे कुछ है ही नहीं, सपोज इधर पे कुछ रहता 3.0.321, ठीक है? अगर मुझे इसे राउंड अप करना है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? 3.2। क्या बोलते हैं आप? समझ में आ रहा है? 2 डिजिट तक ही जा रहा है। अब इसके नेक्स्ट वाला नंबर 1 था, छोटा था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट मेक 3.2। अगर ये क्वांटिटी है और अगर इसमें मुझे बोला जाता है कि 3 डिजिट तक उसको राउंड अप करना, कितना करना है? 3 डिजिट, 1 2 3, हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिजिट। चलो सपोज बोला जाता है यहाँ पे 1 डिजिट, तो 5.8 कितना लिखते हैं? एक ही डिजिट, हमने कितना बोला जाए उसको? 5.8। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको राउंड अप करना मतलब क्या? जितना डिजिट तक बोला है उसके नेक्स्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता तो खाली जो नंबर एंड वाला है उसमें एक नंबर ऐड कर दो और बाकी सबको स्किप कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि सपोज मेरे पास एग्जांपल है 122.17, कितना है? सुनो 122.17 और मुझे बोला इसको 4 डिजिट,
क्या करना है, इसको 4 डिजिट राउंड अप करना है। 4 डिजिट बोले तो 1 2 3 4, तो क्या नंबर बन जाएगा ये, 122.2। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अगर सपोज मेरे पास है 1256, ठीक है, और मुझे बोला है कि इसको 3 डिजिट पे राउंड अप करना है, कितने, 12.6। नेक्स्ट सपोज मेरे पास है 331.5, और मुझे बोले 3 डिजिट का, वेरी गुड, 232। दैट्स इट, खत्म। समझ में आया आपको, 3 डिजिट तक ही जाना था मुझे, तो 1 2 3, उसके बाद वाला डिजिट तो 5 है, तो इसमें ऐड कर दो, इसको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, इधर पे आपने करना होगा। समझा, राउंड ऑफ करना क्या होता है, पुट अहेड, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ कैसे लिखोगे, राउंडिंग ऑफ, बता देखो राउंडिंग ऑफ करना मतलब क्या, जैसे कि सपोज अभी मेरे पास ये क्वांटिटी है, ठीक है, 122.17, और मुझे बोला है इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो। ओके, अब देखो इसमें ऑलरेडी कितने डिजिट है, 5, और मुझे 4 डिजिट तक ही लिखना है, तो 1 2 3 4 इधर तक लिखना है। अभी ये जो लास्ट वाला डिजिट रहेगा ना 4, उसके आगे देखने का, उसके आगे अगर 7 है, मतलब 5 से बड़ा नंबर है, तो क्या कर देगा, इसको एक नंबर ऐड कर देगा, 2 कर दिया, तो क्या हो गया, 122.2। अगर सपोज यहाँ पे 7 के बदले 4 3 रहेगा ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं, 122.1, क्या था, मुझे 4 डिजिट तक ही जाना है, सो 122.14 है, 5 से कम है, तो वी जस्ट पुट 1। वेरी क्लियर। अगर सपोज मेरे पास ऐसा रहता 122.194.5, सपोज ऐसा, और अगर मुझे बोला जाता 5 डिजिट तक जाओ, कितना, 1 2 3 4 5, बराबर। अब देखो 19 है और आगे वाला नंबर 4 है, तो कुछ जरूरत नहीं है, हमें हटा दो, 5 डिजिट जाना है ना, 122.19, समझा। अगर सपोज अब यहाँ पे 6 होता, तो क्या करते हैं, 122.20 कर देते, कितना, 122.20 करते, 19 है ना, अब 9 में एक नंबर ऐड करोगे 10 बनेगा, और तो ऊपर भी चला जाएगा ना, समझ में आया, तो इट विल बिकम 122.20, समझा, क्लियर अभी, पक्का, दैट आगे जाए, राउंडिंग ऑफ। देखो, round off each of the following, round off each of the following to the number of, round off each of the following to the number of significant digits indicated, to the number of significant digits indicated। देखा, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेटेड, तो उसमें क्वेश्चन में इंडिकेट रहेगा। क्वेश्चन को 1 लिखो, 1.223, 1.223, 1.223, क्या लिखा आपने, 1.223, 2 डिजिट, इसको कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है आपको, 2 डिजिट तक। चलो क्या आएगा आंसर, ऐसा लिखो पहले, 1.223 टू 2 डिजिट, कितना आएगा, 1.2, नीचे लिखो आंसर 1.2। फिर रीजन में क्या लिखोगे, द थर्ड डिजिट इज लेस देन 5, लिखो ब्रैकेट में लिखो, द थर्ड डिजिट इज लेस देन 5, so third digit
is less than 5. So we drop it all the others to its rights. We drop it all the other to its right. ऐसा लिख देगा। हाँ, अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। 12.56 सेकंड ना सेकंड 12.56 2 3 डिजिट। क्वेश्चन में क्या लिखोगे? 12.56 2 3 डिजिट। हाँ 12.6 लिखो। रीजन क्या लिखोगे? The fourth digit is greater than 5. The fourth digit is greater than 5. So we drop it and add 1 to third digit. 1 to the third digit. So we drop it and add 1 to the third digit. ठीक है? डन? समझा आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है समझा? एकदम क्लियर? पक्का? तो हमने देखो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है? कौन से फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है? एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, ओके, इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, इंडस्ट्रीज में, ओके। हमने देखा इसका वास्ट एप्लीकेशन। क्यों हमें क्या करना है? ये सारे इंडस्ट्री में हमें क्या करना रहता है? एनालिसिस में क्या करना है? हमें सेपरेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्वांटिफिकेशन करना है, क्वालिटी चेक करना है, ओके। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, ओके। ये कैसे करना है? कौन से मेथड यूज करते हैं? सेपरेशन करना है, डिस्टिलेशन करना है, मतलब जो भी मेथड यूज करने वाले, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दी थर्ड लेसन। हम लोग जो नेक्स्ट वाला लेसन है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। सो सेकंड लेसन के अंदर हमने देखा एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस। फिर हमने देखा एनालिसिस करना मतलब बेसिकली दो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं ये हमने देखा। क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितना है, बराबर, ये टर्म्स हमने देखा। फिर हमने देखा क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना मतलब बेसिकली वॉल्यूम, मास फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ब्यूरिट यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं? मेजरिंग अपना मशीन, बराबर। फिर हमने ये देखा था क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग डिटेक्शन करते हैं एलिमेंट का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग कैटायन, एनायन स्पीशीज फाइंड आउट करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके लिए कौन से apparatus यूज करते हैं हम लोग जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ये हमने देखा। हमने देखा इवेपोरेटिंग डिश होता है, स्पॉटिंग प्लेट होता है, बीकर होता है, क्रूसिबल होता है, ओके। तो ये सारे हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म होने के बाद हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड क्या यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए देयर आर टू मेथड, कौन सा? ड्राई मेथड और वेट मेथड। मतलब आपको सैंपल दिया है, उसको क्या करो, एक बार डिसॉल्व कर लो किसी सब्सटेंस में और फिर उसका एनालिसिस करो, दैट इज वेट मेथड। सब्सटेंस दिया है एज इट इज यूज करो, ड्राई मेथड, ओके। सो ड्राई मेथड, वेट मेथड क्या होता है ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करना है, ओके। क्या केमिकल मेथड है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे करना है ये हमने देख लिया, ओके। उसके बाद हम लोग आए व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी, ओके। एक्यूरेसी होता क्या है, प्रिसीजन होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत छोटे-छोटे टर्म समझे, ओके। एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एक्यूरेसी मतलब नियरनेस टू ट्रू वैल्यू,
मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताया था, ओके, प्रिसाइज और एक्यूरेट। प्रिसाइज गलती है पर सेम गलती बार बार होगी, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जैसे एक्चुअल में रीडिंग आना चाहिए था 9.8 पर हमारा आ रहा है 9.6, 9.7, 9.5, 9.6 ऐसा आ रहा है, मतलब हमारा एक्यूरेट तो नहीं, मतलब एक तरह से एक्यूरेट प्रिसीजन। जैसे कि अभी जब तक 9.8 हमारा आ रहा है रीडिंग, एक बार 6.5, एक बार आ रहा है 6.6, एक बार आ रहा है 6.7, 6.5, 6.6, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज है, 6 पॉइंट के आसपास ही आ रहा है। और एक बंदा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जिसको 4 बार हमें रीडिंग करना होता है, तो एक बार रीडिंग किया उसको आया 10.5, एक बार किया 7.5, एक बार किया 5.5। ये ना ही एक्यूरेट है ना ही समझ में आया। अब नेक्स्ट बंदा था जिसने क्या किया कि जैसे कि रिजल्ट आना चाहिए था 10.5, रीडिंग आना चाहिए था 10.5, बट उसको कैसे आ रहा है 10.2, 10.1, 10.2, 10.2। समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रिसाइज है, गलती कर रहा है, करेक्ट एकदम नहीं आया, बट ये कैसा है प्रिसाइज है। और एक रहेगा एक्यूरेट भी नहीं, प्रिसाइज भी नहीं। समझ में आ रहा है, ओके, ये टर्म्स हमने समझ लिए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है। फिर हमने देखा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, ओके, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है। एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, सो वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव एरर। ओके, इसके बारे में हमने न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आए एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। जैसे एक ही सैंपल है, 3 बंदे अलग अलग उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, इसको कुछ अलग रीडिंग मिला, इसको कुछ अलग, इसको कुछ अलग, ओके। अब मुझे इसमें से क्या करना है, इनका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है और रिलेटिव डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास जैसे 3 सैंपल थे, ओके, अब ये वहां से गया, तो हम लोग को क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, जो भी 3 वैल्यू आया उसका मीन निकालो और हर एक का ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन से माइनस कर दो, हमें मिलेगा इनका हर एक का एब्सोल्यूट डेविएशन। फिर मुझे निकालना है रिलेटिव डेविएशन, तो रिलेटिव डेविएशन के लिए क्या करना है, जो भी एब्सोल्यूट डेविएशन आ रहा है उसका मीन निकालो और डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल मीन था हमारा, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट रिलेटिव डेविएशन। वेरी क्लियर, समझा इधर तक, ओके। उसके बाद हमने 2 टर्म सीखे, एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके लिए 5 रूल देखा हमने, क्या क्या रूल होता है, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काउंट करना है, और फिर लास्ट में हमने एक टर्म देखा कैसे राउंडिंग ऑफ करना होता है। जैसे 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करो, 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करो, जब भी आंसर आपको आता है 1.2965, कितना आया 1.2965, अब मुझे लिखना है खाली 3 डिजिट तक, सो 1.29365, सो 365 को हटा दो 1.2 रहेगा, कितना आंसर है 1.2। अरे बेटी समझ में आ रहा है, तो हमने सीख लिया कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना होता है। इधर तक का टॉपिक क्लियर है।